नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराई इस क्लास पर। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, संसद पर बात करेंगे। मेरी पॉलिटी पे बात चल रही थी, पॉलिटी पे मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं। आज बात करेंगे संसद पर। संसद का भारतीय संविधान में जो है इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और संसद का भारत सरकार में क्या रोल होता है, जो संसद के सदन होते हैं उसके क्या रोल होते हैं भारत सरकार में। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से फिक्स होता है 100 में 100% प्रश्न पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं भारत सरकार का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है। 3 अंगों में मान लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे अगर बात करें, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी बात चल रही है, कार्यपालिका। तीसरा जो होता है वो न्यायपालिका। तो ये जो है 3 अंग होते हैं भारत सरकार के। और इसी के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत विधायिका के अंतर्गत यही संसद आती है। इसके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? तो राज्यसभा होती है, और कौन सा होता है? लोकसभा होती है। विधायिका के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। संघ की जो विधायिका होती है उसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें कार्यपालिका में वही होते हैं, 3 लोग होते हैं। इसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, और कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट के बाद होता है जो मंत्रिपरिषद होती है, वो होती है। और यहाँ पे जो होता है न्यायपालिका में होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो यहाँ पे 3 न्यायपालिका में होते हैं। हम बात कर रहे हैं संसद के, तो यहाँ पे हम बात करेंगे विधायिका की। जो भारत सरकार का अंग है विधायिका, उसके अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं। आइए बात करते हैं। अगर आपने प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद जो है वो संघीय सरकार की एक विधायी अंग है। मैंने अभी बात की है, जो सरकार है, जो सेंट्रल सरकार है, उसका जो है एक अंग है। अगर बात करें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है भाग 5 के अध्याय 2 में मिलता है। देखिए, भाग 5 के अध्याय 2 में उल्लेख मिलता है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 79 से लेकर 122 तक जो है इसका उल्लेख मिलता है संसद का। आगे बात करते हैं इसमें क्या कहा गया। तो इसमें गठन की बात की गई, स्ट्रक्चर की बात की गई, प्रक्रिया की बात की गई और शक्तियों की बात की गई, इतने अनुच्छेदों में। इसके आगे बात करते हैं, जो अनुच्छेद 79 है उसमें क्या कहा गया। तो उस 79 अनुच्छेद में जो है क्या कहा गया, तो भारत की जो संसद है उसमें कितने अंग होंगे, तो 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? अंग पूछे तो 3 होते हैं, सदन पूछे तो 2 होते हैं। देखिए, दोनों पॉइंट जो अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें संसद की, तो संसद जो है वो क्या है, यहाँ पे अंगों की बात चल रही है। तो अंग देखिए, यहाँ पे जो अनुच्छेद 79 है इसमें कहा गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें जो है एक तो प्रेसिडेंट हो गया, और दूसरा जो होता है राज्यसभा होती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो होते हैं 3 अंग होते हैं संसद के। अब यहाँ पे 3 अंग हो गए। अगर सदन पूछे तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो याद रखिएगा, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे सदनों की बात करें तो सदन 2 होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो उच्च सदन जो कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है, और निम्न सदन जो कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी प्रश्न वन लाइनर में पूछे जाते हैं कि लोकसभा को कौन सा सदन कहते हैं, तो निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अंगों की बात और सदन की अलग अलग पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो राष्ट्रपति होता है, अगर कोई जो संसद है, जो सदन है, उनमें से कोई विधेयक पास होता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया तो वो एक कानून बन जाता है। और अगर नहीं कानून बनता, मतलब राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं देता है, तो वो कानून नहीं बनता है। तो याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो है
किसी सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन वो अंग होता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति किसी मतलब राष्ट्रपति बना है तो वो संसद का किसी सदन का सदस्य होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है लेकिन वो अंग होता है संसद का। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। दोनों पॉइंट जो हैं अलग अलग कथन में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, जब भी संसद से जो भी दो सदन होते हैं उनसे अगर कोई विधेयक पास होता है तो उसमें क्या होता है, पास होने के बाद कहाँ जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर अनुमोदन दे देता है वो कानून बन जाता है। अगर कानून नहीं मतलब अनुमोदन नहीं देता है तो वो कानून नहीं बनता है, याद रखिएगा। अगर मतलब उसने अनुमोदन भी नहीं दिया, अपने पास भी रख लिया है, 14 दिन के बाद वापस नहीं किया है, तो उसको पॉकेट वेटो बोला जाता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सदनों की। तो सदन में पहले बात करते हैं राज्यसभा के। जो राज्यसभा होती है, अगर इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अगर बात करें, इसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कहाँ पे बताया गया, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है राज्यसभा का स्ट्रक्चर की बात की गई है अनुच्छेद 80 में की गई है। किस में की गई, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई। बीपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया था और हाल ही में बीपीएससी का पेपर भी है, तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए फिर से। अगर बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सीटों की भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो अधिकतम जो सीटें 250 सीटें हैं। एमपीपीएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो राज्यसभा है उसमें कितनी सीटें निर्धारित हैं, तो ये जो है 250 निर्धारित हैं। आगे बात करते हैं। इनमें से जो है 238 जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। लेकिन 238 के बाद जो है 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हो गए। जो 12 सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, तो 12 सदस्य चुने नहीं जाते, बल्कि जो है जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, वो मनोनीत करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए 238 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 12 मनोनीत कर दिए, मतलब 250 सदस्य होते हैं, वो याद रखिएगा। ये जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है कि 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाएंगे उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80(1) में इसका उल्लेख मिलता है। बीपीएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर राज्यसभा के बात कर लेते हैं। तो बात करें राज्यसभा की, तो इसमें जो है राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 3, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जो है राज्यसभा में शामिल किया गया है। उन क्षेत्रों को, जो 3 क्षेत्र हैं, कौन से, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को जो है संघ राज्य क्षेत्र में के प्रतिनिधित्व में राज्यसभा में शामिल किया गया है। केवल ये 3 ही राज्य जो हैं केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी जो हैं वो शामिल हैं किसमें, राज्यसभा में, याद रखिए। एमपीपीएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे। आगे दिया है जो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। जो 4थी अनुसूची है, अनुसूचियाँ कितनी है, तो पहले अनुसूचियाँ थी 8, अब वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में से जो 4थी अनुसूची है उसमें क्या कहा गया, तो जो राज्यसभा है उसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जो हैं उसमें सीटों का आवंटन की बात की गई है, याद रखिएगा। ये भी कथन बाकायदा ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया था और पूछा भी जाता है, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। यूपीपीएससी 2014 में भी प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिए। देखिए जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए वन लाइनर में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। और इसमें जो एक प्रश्न और पूछा गया था, जो राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। जो स्थायी सदन होता है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है, याद रखिएगा। देखिए तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है और स्थायी भी सदन होता है, याद रखिएगा। ये भी देख लीजिए, यूपीपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था।
आगे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। देखिए जो लोकसभा होती है उसमें 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का देखिए कंपेयर करके जब आप याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। आप दोबारा अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ सुनने से ही याद हो जाएगा। तो ये जो है राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और उम्र कितनी होती है, तो उम्र जो होती है वो 30 वर्ष की होती है। यूपीपीएससी 2014 में ये प्रश्न पूछे गए थे, कथन में ये तीनों ये प्रश्न पूछे गए थे, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में जो है राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखिएगा ये प्रावधान जो है कहाँ पे कहा गया है, तो अनुच्छेद 83(1) में ये कहा गया है। याद रखिएगा यूपीपीएससी 1992 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया, 83 में, तो 83 की बात कर लेते हैं। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में जो एक कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो अनुच्छेद 83 में कहा गया है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सभापति होता है राज्यसभा का। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उन्हीं में से उपसभापति भी चुना जाता है। सभापति वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपसभापति भी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन्हीं में से चुना जाता है। ये प्रावधान जो है कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 89(2) में प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं राज्यसभा जो है उसके वर्तमान उपसभापति की बात करें तो उपसभापति कौन है, तो उपसभापति वर्तमान में बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह है। और अगर सभापति की बात करें तो जगदीश धनखड़ जी हैं, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 90। तो अनुच्छेद 90 में कहा गया है जो उपसभापति का पद होता है वो रिक्त होने पर जो है पद त्यागने पर पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। किसमें, मतलब पद रिक्त की बात की गई है, हटाए जाने या त्याग पत्र खुद दे सकता है। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 90 में कहा गया है। याद रखिएगा ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं जो राज्यसभा है उसमें अगर वो सदस्य नहीं है तो वो जो पद का उपसभापति है वो भी रिक्त पद माना जाएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उपसभापति जो है सभापति को त्यागपत्र देता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है 14 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ती है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 92। तो अनुच्छेद 92 के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कहा गया है जो है वो सभापति या उपसभापति अगर अपने पद जो है पद रिक्त है तो उस पर जो है पीठासीन नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वर्ष 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुना गया है लेकिन वह किसी भी संसद के क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं है तो वह मतदान नहीं कर सकता है। मतलब ये जो अधिनियम है 1951 का, तो इसमें ये कहा गया है अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुना गया है और वो जो है संसद के किसी भी क्षेत्र में मतलब निर्वाचित नहीं है तो वो मतदान नहीं कर सकता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है, आइए जान लेते हैं। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ ये हैं कि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व पर घोषित उस समय संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को ये शक्ति है कि जो राज्य सूची होती है उसमें जितने भी विषय हैं राज्य सूची के और उसमें जो है कानून बनवा सकती है। राज्यसभा की ये पावर है राज्यसभा के पास कि कोई भी कानून जो राज्य सूची होती है इसमें विषय भी जितने भी विषय हैं उन पर कानून बना सकती है, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 249 में कहा गया। यूपीपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस प्रकार का कानून जो है वो 1 साल तक जो है मान्य रहेगा। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा जो चाहे तो उसको 1 वर्ष के लिए और भी बढ़वा सकती है। ये राज्यसभा के पास शक्ति होती है। आगे बात करते हैं अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। मतलब अखिल भारतीय सेवाओं के जो है
उसका जो है सृजन किसको प्राप्त है, तो राज्यसभा को ही प्राप्त है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। यूपीपीसीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया था, ये अनुच्छेद पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। 14 दिनों के लिए आता है। अगर वो 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। अगर जो लोकसभा में अगर जो विधेयक मतलब पास होकर आया है राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने 14 दिन के बाद अगर वापस नहीं किया है तो उसको जो है विधेयक को पारित माना जाता है, याद रखिएगा। पहले लोकसभा राज्यसभा से जो है विधेयक पास होता है, फिर जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस पर अनुमोदन कर देता है वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। इसलिए जो है संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें, तो ये जो है भारत सरकार में योगदान होता है इसका। आगे बात करें, राज्यसभा धन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे लोकसभा सहमत ना हो। अब जैसे मान लो कि लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया और अब अपने मन से राज्यसभा में गया है, अपने मन से राज्यसभा करे कि मतलब कोई संशोधन कर दे, तो ऐसा नहीं है। संशोधन कर सकती है तो, लेकिन लोकसभा को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ये संशोधन कर रहे हैं इस विधेयक में। अगर वो सहमत है तब तो कर सकते हैं, नहीं सहमत है तो उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। यहाँ पे गठन भी पूछा जा सकता है, तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और प्रथम सत्र की बात करें तो प्रथम सत्र जो हुआ था वो 13 मई 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें जो है कम से कम एक वर्ष में 2 बार सत्र होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि इसमें जो है इस बार जो है विंटर जो समिट चल रही है, सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है इस समय। और सत्र कब से चालू हुआ है, तो 25 नवंबर से चालू हुआ है और लगभग ये 23 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिसंबर तक चलेगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब एक साल में 2 ही सत्र होंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं निम्न सदन की, जिसको बोलते हैं लोकसभा। निम्न सदन की बात कर लेते हैं। अभी तक किसकी बात चल रही थी, तो राज्यसभा की बात चल रही थी। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की संरचना की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद जो है 81 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की संरचना की बात की गई है। और लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है। ये पॉइंट जब बार बार याद रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मुंह पे रट जाएगा। आगे बात करते हैं, इसकी अधिकतम जो है संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या जो होती है 550 होती है। 550 अधिकतम संख्या होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसके अनुसार जो है अनुच्छेद 334 ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि जो एंग्लो इंडियन सीटें थी उसको समाप्त कर दिया। पहले कितनी सीटें थी लोकसभा में, तो 552 थी, लेकिन 2 सीटों को जो एंग्लो इंडियन सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2019 का, तो उसके द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 81(1). तो अनुच्छेद 81(1) में अगर बात करें तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो लोकसभा में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए कुल 530 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो याद रखिएगा। आगे बात करें नोट में एक महत्वपूर्ण बात ये दी है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर यह आधारित है सीटों का जो है आवंटन। आगे बात करते हैं, इसका विभाजन जो किया गया था वो 2001 में किया गया था जनगणना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 87 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 का, उस पर आधारित ये जो है जो सीटें होती हैं आवंटन किया गया है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो ये जो है संविधान संशोधन होता है, कौन सा अधिनियम है, 2003 का अधिनियम है 87 नंबर का। आगे बात करें 84वें नंबर का संविधान संशोधन
अधिनियम जो है 2001 के प्रावधान के अनुसार अगर देखा जाए तो वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक अथवा 2031 तक लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया है, जो कौन सा 84वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2001 का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो है लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब तक? तो 2031 तक, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वर्तमान में अगर बात करें तो लोकसभा में जो है कितने सदस्य हैं, तो लोकसभा में सदस्य निर्वाचित कितने हैं, तो 543 सदस्य निर्वाचित हैं। वैसे बात करें इसमें जो है 524 कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों से चुने जाते हैं, और 19 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी से 19 सदस्य चुने जाते हैं और 524 जो हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न एक महत्वपूर्ण बन जाता है, अभी हाल ही में जो है 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तो उसमें जो है कितने मंत्री बनाए गए, तो 71 मंत्री बनाए गए और एक प्रधानमंत्री, मतलब कुल मिला के 72 लोगों ने शपथ ली है। 72 लोगों ने शपथ ली है 543 में से। अब जो 543 सदस्य होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इसका 15% ही जो है मंत्रिपरिषद में लिया जाता है। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं और जो है 5 स्वतंत्र प्रभार हैं, 36 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिए। अगर आपने 18वीं लोकसभा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 47 सीटें जो हैं आरक्षित हैं, मतलब रिजर्वेशन है, और ये जो है अनुच्छेद 330 में कहा गया है, याद रखिए। ये MPPCS 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये पूछा गया था कि SC/ST के लिए जो है कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं और कौन सा अनुच्छेद है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जरूर जाता है क्योंकि SC/ST के लिए कुछ विशेष जो है प्रक्रियाएँ और विशेष योजनाएँ चल रही हैं, इसलिए। आगे बात करते हैं लोकसभा सदस्य के बारे में, तो इसमें जो है मतदान करने के लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए, तो 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। और अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कितने वर्ष आयु होनी चाहिए, तो ये जो है लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, कुल मिला के 25 वर्ष। और यहाँ पे अब ये जो 18वीं लोकसभा हुई है, मतलब गठन हुआ है, उसमें जो है पुष्पेंद्र सरोज जो है कौशाम्बी से, वो सबसे कम उम्र के जो हैं सांसद बने। 25 वर्ष की आयु थी, 25 वर्ष के ही हैं वो, याद रखिएगा। और इसमें कुछ मापदंड हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसे जो है तभी जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। BPSC 2001 में 2017 में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिए। यहाँ पे आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ये याद रखनी है और मतदान करने की ये याद रखनी है। आगे बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इसमें जो है JV मालवंकर और उपाध्यक्ष M अनंत सायन आयंकर। और MPPCS 2012 में प्रश्न पूछा गया था और IAS 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें लोकसभा के, तो मीरा कुमारी थी। मीरा कुमारी प्रथम महिला जो है अध्यक्ष थी यहाँ पे। और अगर वर्तमान में बात करें तो कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है, याद रखिएगा। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी सदन के बारे में जो महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे चर्चा किया है, विस्तार से चर्चा किया है। और यहाँ पे पॉलिटी का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, जितना भी टॉपिक हो चुका है वो आपको PDF मिल जाएगी। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बता रहे हैं कि जो पॉलिटी का सिलेबस तो कराया जा रहा है, साथ में जो प्रीवियस में क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं रिपीटेड, वो भी कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पॉलिटी का एक ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।